हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं आज का CPCH कोर्स या अपन बोल सकते हैं मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कोर्स है ना, उसमें का सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक है न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एडोलसेंट हेल्थ, दूसरा है RMNCH और तीसरा है RCH। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 देखेंगे जो कि है एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, जो कि आपके मेन टॉपिक में आता है सेकंड नंबर पे न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो आज अपन बात करेंगे सेकंड टॉपिक के फर्स्ट सब टॉपिक में एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है एडोलसेंट्स एक इंडिया के पॉपुलेशन में बहुत बड़ा नंबर कवर करता है, और अगर हम लोग एडोलसेंट के हेल्थ को एक अच्छा स्टार्टअप दे दें, एक अच्छा डायरेक्शन दे दें कि वो हेल्दी लिविंग अपना रख सकें, तो क्या होगा इससे जब वो ग्रो करते हैं आगे के एज में तो उनका हेल्थ स्टेटस बहुत ही अच्छा होगा। सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल सारे तरीके के हेल्थ एस्पेक्ट पे इसमें काम किया गया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन। देयर आर 253 मिलियन एडोलसेंट्स इन द एज ग्रुप 10 to 19 ईयर्स इन इंडिया। ठीक है, बहुत ही बड़ा नंबर है 253 मिलियन। ठीक है, बहुत ही बड़ा नंबर। इतने सारे एडोलसेंट 253 मिलियन एडोलसेंट इंडिया में रहते हैं जो कि 10 से 19 साल के बीच में आते हैं। ठीक है, दिस एज ग्रुप comprise of individual in transient phase of life requiring nutrition, education, counseling and guidance to ensure they are developed into healthy adults। ठीक है, और ये जो इनका उम्र का ये पड़ाव है एडोलसेंट एज, इस समय इनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर कई प्रकार की नीड्स के ऊपर, जैसे कि इनका न्यूट्रिशनल नीड होता है। ठीक है, इनका एजुकेशन होता है, इनका काउंसलिंग होता है और इनका गाइडेंस हो सकता है। ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि उनका जो डेवलपमेंट स्टेज है वो क्या हो सके, एक हेल्दी एडल्ट के डेवलपमेंट स्टेज में आ सके। ठीक है, अगर इस एज में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो डेफिनेटली कि वो फ्री फ्रॉम डिजीज़ रहेगा, और ये उनका करियर चूज़ करने का समय होता है, ख़ास तौर पर जब वो 5th क्लास से ऊपर के क्लास में जाते हैं। ठीक है, तो 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास। ठीक है, तो ये सारे ऐसे क्लासेस हैं जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम है, जहाँ पर स्पेशली 10th के बाद 11th 12th जो है वो अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो इस समय अगर इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं रहेगा तो डेफिनेटली ये बार बार बीमार पड़ेंगे, तो इनका एजुकेशन अफेक्ट हो जाएगा, बाद में फिर इनको कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड चीज़ आता है इनका एजुकेशन। ठीक है, तो कई सारे बच्चे जो हैं वो 8वीं तक के बाद सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो 8th स्टैंडर्ड के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ख़ास तौर पर कहाँ, अर्बन स्लम एंड रूरल एरियाज़ में। ठीक है, तो इनका एजुकेशन कम से कम 12th तक करना भी बहुत ज़रूरी है। देन ये एज एक ऐसा आता है जब इनमें प्यूबर्टी आती है। ठीक है, 12 to 14 ईयर के बीच में इनमें क्या है, प्यूबर्टी दिखने मिलता है, कई बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी भी आ जाती है। तो इस समय पे इनको सही काउंसलिंग और गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनके माइंड में कई प्रकार के कन्फ्यूजन रहते हैं, या अगर इनको रॉन्ग नॉलेज मिल जाता है तो भी इनके डेवलपमेंटल स्टेज में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, ये ख़ास तौर पर होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में इन लोगों का हेल्थ को अगर अच्छे तरीके से डेवलपमेंट स्टेज में रखना है तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में ज़रूर से रखना पड़ेगा। ठीक है, देन दे आर सब्सेटिबल टू सेवरल प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अर्ली एंड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, अनसेफ सेक्स लीडिंग टू HIV, STD, AIDS, nutritional disorders like malnutrition, anemia and overweight, alcoholism, tobacco and drug abuse, mental health concerns, injuries and violence। ठीक है,
ये समय ये एक ऐसा समय होता है जब इनमें हॉर्मोन्स का बदलाव बहुत तेज़ी से होने लगता है ना। इनको एक तरीके के अंदर से क्या आता है, प्यूबर्टी जब आती रहती है तो अंदर से चेंजेस काफ़ी इनको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें कई प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये कई प्रकार के एक्साइटमेंट वाले भी काम करते हैं। प्लस इस समय ये क्या होते हैं कि एक लाइफ के ऐसे पड़ाव में होते हैं जब इनको अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उस समय अगर इनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ये अनसेफ सेक्स की तरफ जा सकते हैं, या इनको अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है, क्योंकि उस एज में अगर कोई 14 ईयर का लड़का अगर किसी के साथ सेक्स करता है तो वो कैपेबल है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। और सिमिलरली अगर कोई लड़की है तो वो भी कैपेबल है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो ये बहुत ही रिस्की टाइम होता है, उनके पास नॉलेज बिल्कुल भी क्लियर कट नहीं रहता, और वो लोग अगर ऐसा स्टेप लेते हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर उसका पार्टनर हेटेरोसेक्सुअल पार्टनर है तो फिर क्या हो सकता है, अनसेफ सेक्स के कारण से उसको HIV और एड्स भी हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनको, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ठीक है। ये खास तौर पर उस समय बहुत ज़्यादा बच्चे नखरेले होते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, है ना। उनको बाहर का खाना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण से वो लोग माल न्यूट्रिशन या एनीमिया में जा सकते हैं, ठीक है। फिर है ओवरवेट। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने के कारण से ओवरवेट भी हो जाते हैं, लेस एक्टिविटी के कारण से ओवरवेट हो जाते हैं। कई बच्चे गलत संगति में पड़ के अल्कोहल एंड टोबैको और ड्रग यूज़ ये सब करने लग जाते हैं। और उसके अलावा कई प्रकार के मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, ठीक है, कई प्रकार के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उस एज में। अगर परिवार के लोग को से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, फेलियर ऑफ लव है, या वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या सोशली नेग्लेक्टेड हैं, तो कई प्रकार के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। देन इंजरीज़, ठीक है। आप देखे होंगे कि कम एज के बच्चे लोग बहुत सारे आजकल स्कूल में बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उसके कारण से उनको इंजरीज आती है। बहुत ज़्यादा वो लोग एडवेंचरस जगह पे घूमना चाहते हैं, उसके कारण से इंजरीज होती हैं, ठीक है। एंड वायलेंस, ठीक है, इस समय इन लोग में टेस्टोस्टेरोन मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो इस समय ये लोग लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपने सामने वाले को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं उन लोग, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन। दैन नेक्स्ट है, हम लोग देख रहे हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसमें एडोलसेंट हेल्थ के लिए देख रहे हैं। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट की साइड से प्रोग्राम आया राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट की साइड से बनाया गया था। सेम वैसी क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 से इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जो कि 253 मिलियंस एडोलसेंट्स को कवर करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च RKSK राष्ट्रीय स्वास्थ्य किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम on 7th January 2014 to reach out 253 million adolescents, male and female, rural and urban, married and unmarried, in and out of school adolescent, with special focus on marginalized and underserved groups, ठीक है। तो जितने भी इस एज ग्रुप में आते हैं इन सभी को कवर करता है, 10 to 19 ईयर्स। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, कि रूरल एरिया कि अर्बन एरिया है, मैरिड है कि अनमैरिड है, स्कूल में पढ़ रहा है या ड्रॉप आउट है, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो फोकस रखा गया है वो मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है, ये किसी प्रकार का वनरेबल पॉपुलेशन है, या किसी तरीके से अंडर सर्व्ड ग्रुप हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर हैं, या जिनका अर्ली मैरिज वाले हैं, स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं, या ऐसा पॉपुलेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर एरिया में रहना है, जैसे कि ट्राइबल एरिया हो गया, रिमोट एरिया हो गया, हिली एरिया हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ऑब्जेक्टिव
फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी असेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है, ढेर सारे एडोलसेंट्स को उनके हेल्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। ख़ास तौर पे अपन बात करें तो प्यूबर्टी के बारे में, ठीक है, और बात करें तो उनके न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है अवेलेबिलिटी एंड असेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी उनके एडोलसेंट हेल्थ के बारे में जानकारी उनको देनी चाहिए थी, चाहे उनके पर्सनल हाइजीन के बारे में हो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हो, या हार्मोनल चेंजेस के बारे में हो, न्यूट्रिशन के बारे में हो, प्यूबर्टी के बारे में हो, सेफ सेक्स के बारे में हो, ये सारी जानकारी उनको देना, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज एसेसिबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एडोलसेंट काउंसलिंग एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। एडोलसेंट काउंसलिंग, ठीक है, जो कि कैसा होना चाहिए, क्वालिटी एडोलसेंट काउंसलिंग। मैं आपको जैसे पहले ही बताया कि बहुत सारे इनके दिमाग में उथल पुथल होते हैं, प्लस इनका जो शरीर है बहुत ज़्यादा बदलावों से गुजरता रहता है, तो ये बैलेंस्ड नहीं रहते हैं इस समय पे। तो अगर इनको इस समय पे प्रॉपर काउंसलिंग या डायरेक्शन दिया जाए, ठीक है, या बोल सकते हैं क्वालिटी काउंसलिंग दिया जाए, तो इनके डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है, सभी तरीके के डेवलपमेंट को। तो हमको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है एसेसिबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एडोलसेंट काउंसलिंग एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो हमको काउंसलिंग के साथ साथ जो रूटीन हेल्थ सर्विसेज है उनको भी इंक्रीज़ करना है। थर्ड चीज़ है, forged multi-sectoral and intra-departmental partnership to create safe and supportive environment for adolescent, ठीक है। हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें कि कई सेक्टर के लोग मिल के काम कर रहे हों एडोलसेंट हेल्थ के लिए, या कई सारे डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे हों एडोलसेंट के हेल्थ के लिए, ठीक है, ताकि उनको एक अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जा सके जो कि एडोलसेंट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। कैसे हो सकता है, मल्टी सेक्टरल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अच्छा काम कर सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा इनके लिए काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरे डिपार्टमेंट इनके लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है। तो ढेर सारे सेक्टर और दूसरे एनजीओस, ठीक है, अगर ढेर सारे सेक्टर्स मिल के काम करेंगे तो हम लोग इन एडोलसेंट्स पर्सन के लिए बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने डेवलपमेंटल स्टेज को प्रोडक्टिव वे में रख सकें। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, इंस्टीट्यूट स्पेशल स्ट्रेटजीज टू टारगेट एडोलसेंट रिसाइडिंग इन जियोग्राफिक पॉकेट which make them vulnerable to health and nutritional risks such as tribal conflict, migrant and out of school adolescents, ठीक है। तो हमको स्पेशल स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। किसके लिए स्पेशल स्ट्रेटजी होना चाहिए, टारगेट ग्रुप के लिए होना चाहिए, खास तौर पर जो एक खास पर्टिकुलर जियोग्राफिक कंडीशन में रहते हों या एक खास कंडीशन से गुजर रहे हों, जैसे कि जो कि न्यूट्रिशनल रिस्क में हो, ठीक है, मतलब कि माल न्यूट्रिशन हो, या किसी प्रकार का विटामिन डेफिशिएंसी हो, या कई प्रकार का उनको PEM हो या अनीमिया हो, ठीक है, कई प्रकार के न्यूट्रिशनल रिस्क में हो खास तौर पर, और जैसे कि ट्राइबल एरिया के लोग, ठीक है, ट्राइबल एरिया, ठीक है, जो कि हार्डकोर एरिया में आता है, जहाँ पर कोई भी रिसोर्सेस आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, तो ये जगह भी हमारे इसमें फोकस में होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट एरिया, कॉन्फ्लिक्ट एरिया मतलब जहाँ पर वॉर चल रहे हों या अशांति का माहौल हो, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर हो गया, हमारे बस्तर का कई एरिया ऐसा भी है जहाँ पर भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के कंडीशन आते हैं, जिसमें कि एडोलसेंट्स के नीड को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। उनको स्कूल जाना है, स्कूल जाने नहीं मिल पाता उनको, ठीक है, उनको चाइल्ड लेबर के काम में लगाया दिया जाता है, या घर के पुश्तैनी काम में लगा दिया जाता है,
देन माइग्रेंट, ठीक है, माइग्रेंट जो लेबर होते हैं उन लोगों के साथ साथ उनके फैमिली भी ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों का भी काफ़ी सारा नीड, खास तौर पर एजुकेशन नीड और भी दूसरे नीड जो हैं परिवार वाले ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो उनको एंड आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट्स, और ऐसे एडोलसेंट्स जो कि किसी न किसी कारण से ड्रॉप आउट हो गए हों या कभी स्कूल ही ना जा पाए हों, ठीक है, उन सभी को। तो ये था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द नेक्स्ट है की इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच। बेसिकली इसमें 3 अप्रोच रखा गया है। पहला है फैमिली बेस्ड अप्रोच, सेकेंड है स्कूल बेस्ड अप्रोच, थर्ड है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो फैमिली बेस्ड अप्रोच में क्या है, जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS जो है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, किस तरीके का काम किया जाएगा कि लोग ये जो सर्विसेज हैं, ये जो स्कीम है उस एडोलसेंट तक पहुंच सके। तो पहला है, सबसे बेसिक यूनिट है फैमिली, तो अपन फैमिली से शुरुआत कर रहे हैं, फैमिली बेस्ड अप्रोच, जिसमें फर्स्ट है एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड क्लिनिकल सर्विसेज, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, ठीक है, उनको प्रोवाइड करना है। उसके अलावा उनको काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करने हैं और क्लिनिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करने हैं। केवल उस पर्सन को नहीं बल्कि उनके फैमिली के साथ लेके, ठीक है। कोई भी मान लो उसको कोई नीड हो, जैसे कि कोई एक मान लो चाइल्ड गर्ल है, ठीक है, अब उनको मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं लेकिन वो अपने घर में सैनिटरी नैपकिन का डिमांड नहीं कर पा रही है, तो ऐसे समय पे वो हमको अपना प्रॉब्लम शेयर करती है, तो हमको काउंसलिंग करना है, उनके फैमिली मेम्बर को कन्विंस करना है कि वो सैनिटरी नैपकिन अपने बच्चे के लिए ले, और ये भी बताना है कि गवर्नमेंट भी आजकल प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसमें ध्यान रखना है। मतलब कि एक तरीके से जब एक एडोलसेंट एज में आते हैं बच्चे, टीन एज में आते हैं, तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि उनका फैमिली के साथ जो तालमेल है वो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो हम एक बीच की कड़ी हो सकते हैं जो कि दोनों को साथ में लेके बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है, सारे मैटर पे। देन है सेकंड चीज़, एडोलसेंट हेल्थ रिसोर्स सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। एडोलसेंट हेल्थ के लिए जो भी रिसोर्स आवश्यकता हो सकती है उसको एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक अवेलेबल करा लेना चाहिए, ठीक है। अब ये एडोलसेंट हेल्थ के रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, एडोलसेंट्स हेल्थ के रिसोर्स सेंटर्स क्या क्या हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जैसे कि मान लो उनका जनरल चेकअप कराना हो, ठीक है, या उनको किसी प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का ट्रीटमेंट कराना हो, तो ये सारी चीज़ उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक अवेलेबल करा देना है। तो ये है फैमिली बेस्ड अप्रोच, ठीक है। देन सेकंड है स्कूल बेस्ड अप्रोच। ऐसे कौन से काम होंगे जो हमको स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करके या कोलैबोरेशन में कंप्लीट करने हैं। पहला चीज़ है स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल, ठीक है, जितने भी स्कूल हैं इनकी कैपेसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, स्ट्रेंथनिंग करना है, ठीक है। हम वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी हमको अच्छा करना है, वहाँ का एनवायरनमेंट हमको अच्छा करना है, वहाँ का स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमको अच्छा बनाना है, वहाँ की डिसिप्लिन को अच्छा बनाना है, वहाँ के एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाना है। तो ये तभी हो सकता है जब हम लोग स्कूल के कैपेसिटी को स्ट्रेंथ देंगे, ठीक है, एक अच्छा मजबूती देंगे, ठीक है, अच्छा मैन पावर देंगे। सेकेंड चीज़ हेल्थ एक्टिविटीज़ स्क्रीनिंग ऑफ एडोलसेंट, ये जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल बोल रहा हूँ इसमें आप देखे होंगे अभी बीच में गवर्नमेंट एक स्कीम चलाई थी, जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ताकि बच्चे लोग पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आगे बढ़ें, ठीक है। देन है सेकेंड हेल्थ एक्टिविटीज़ स्क्रीनिंग ऑफ एडोलसेंट फॉर 4Ds RBS के, ठीक है। तो ये तो जो RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनके साथ जो बच्चों का स्क्रीनिंग किया जाता है उसमें एडोलसेंट्स का स्क्रीनिंग एक्टिविटी को भी स्कूल के अंदर में ही इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। देन वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, वहाँ पे जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो उनको वहाँ पर दिया जाता है, खासतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कूल्स में ये दिया जाता है। डी वॉर्मिंग ड्यूरिंग नेशनल डी वॉर्मिंग डे, जब डी वॉर्मिंग किया जाता है तो
चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी जगह पे डीवॉर्मिंग डे के दिन डीवॉर्म किया जाता है वहाँ तक के सारे बच्चों को। देन है प्रोविज़न ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है, जितने भी गर्ल्स हैं जो कि प्यूबर्टी में जिनके मैसेज स्टार्ट हो चुके हैं उनको एक कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। देन पीयर एजुकेशन इंटरवेंशंस, कई जगह पे ये जो सैनिटरी नैपकिन्स है फ्री ऑफ कॉस्ट भी आशा वर्कर के साइड से मिलता है, ठीक है। देन है पीयर एजुकेशन इंटरवेंशंस, ठीक है, साथिया, खास तौर पे पीयर एजुकेशन इंटरवेंशंस उनके लिए कि एक ग्रुप तैयार किया जा सके जो कि एक पीयर ग्रुप जिसको अपन बोल सकते हैं, और ऐसे कोई अगर हैं जो कि स्कूल किसी कारण से ज्वाइन किए थे लेकिन छोड़ दिए थे तो उनको इसके ज़रिए स्कूल सिस्टम से फिर से जोड़ के रखा जाए, ठीक है, इसको अपन साथिया बोलते हैं। आगे और देखेंगे साथिया के बारे में। साथिया जो है खाम जैसे कि नाम ही पता है, साथिया मतलब एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाए और उसको एक लीडर दे दिया जाए जिसको साथिया बोलते हैं, जिसके बारे में अपन आगे देखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट की इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। इसमें पहला है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। कम्युनिटी एक आशा वर्कर जो है एएनएम है वो क्या करेगी, अपने कम्युनिटी में आयरन एंड फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन करेगी वीकली, डीवॉर्मिंग करेगी, प्रोविजन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, पीयर एजुकेशन इंटरवेंशंस, साथिया आउट ऑफ स्कूल वनरेबल एडोलेसेंट ग्रुप, ठीक है, जो सेम स्कूल में था वो सारे इंटरवेंशन कम्युनिटी लेवल पे भी हैं। देन क्वार्टरली एडोलेसेंट हेल्थ डे, ठीक है, क्वार्टरली एडोलेसेंट हेल्थ डे मनाया जाए, ठीक है। उसके बाद जिसमें एडोलेसेंट हेल्थ डे में खास तौर पर यही रहता है कि उनको एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है और उनको कई प्रकार के जो एडोलेसेंट हेल्थ के टॉपिक्स हैं उनके बारे में उनको डील किया जाता है, प्लस उनके मन में अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर किया जाता है। देन लास्ट है एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब्स, ठीक है, एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लब्स, क्लब बनाना, चाहे स्पोर्ट्स क्लब हो, चाहे यूथ क्लब हो, चाहे किसी प्रकार का क्लब हो, तो ये क्लब बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेम एज ग्रुप को अगर हमको टारगेट करना है, अपनी सर्विसेज को पहुंचाना है, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको क्लस्टर में रखें, है ना, एक गर्ल्स का ग्रुप, एक या बॉयज़ का ग्रुप या एक खास एज ग्रुप का ग्रुप, ठीक है। तो इतने हमारे की इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच थे। पहला है फैमिली बेस्ड अप्रोच, दूसरा है स्कूल बेस्ड अप्रोच, तीसरा है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट है एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स। ये क्या होते हैं एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, ठीक है, खास तौर पर ये क्लिनिक्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं एडोलेसेंट्स के लिए, ठीक है। RKSK हाईलाइट्स द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स अंडर इट्स फैसिलिटी बेस्ड अप्रोच, ठीक है। जो RKSK वो बोलता है कि हमको एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स जो हैं उसको क्या करना है, और ज़्यादा ताकतवर बनाना है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ देना है, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पर बढ़ानी ताकि एडोलेसेंट्स वहाँ तक आ सकें अपने हेल्थ नीड को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। अंडर RKSK AFHC सेंटर्स entails a whole component of clinical and counseling services on diverse adolescent health issues ranging from sexual, reproductive, ठीक है, उनका जितना भी तरीके का प्रॉब्लम है ख़ास तौर पर काउंसलिंग सर्विसेज उनको देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उनका सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशनल के बारे में, सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में, इंजुरीज़ के बारे में, वायलेंस खास तौर पर इंक्लूडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो ये सब के बारे में उनको हमको नॉलेज अपग्रेड करते रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है। न्यूट्रिशनल तो उनको रूटीनली दिया भी जाता है, लेकिन सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा छूट जाता है। हम लोग अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों, लड़का लड़की स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, अल्कोहल यूज़ करते हैं या जो ड्रग्स हैं उसके शॉट्स लेते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ भी बहुत बड़ा एक इशू है। और अगर हम लोग रिमोट एरिया की बात करें तो यहाँ पर कैनबीज़ आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पर कैनबीज़ यूज़ करते हैं या महुआ की शराब यूज़ करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं या कई प्रकार के दूसरे सब्सटेंसेस, जैसे कि कई प्रकार के सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, कई प्रकार के कफ सिरप्स हैं या कई प्रकार के सेडेटिव्स हैं या कई प्रकार के
पेन किलर्स हैं, ये सब को उन लोग सब्सटेंस के तौर पे लेते हैं, ठीक है। और वायलेंस है, ख़ासतौर पर जेंडर सेंसिटाइज्ड इश्यूज़ हैं, फीमेल्स के खिलाफ ज़्यादा वायलेंस है, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ढेर सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसको कि हमको बच्चों को उस एज से ही अवेयर करना है ताकि वो लोग हेल्दी रहें, तो आगे का पॉपुलेशन हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के चक्कर में ना पड़े, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और स्पेशली कैंसर, ठीक है। क्योंकि देखा जाता है कि जो ओरल कैंसर है मेल्स में, वो 35 ईयर के एज से कम लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और जब हिस्ट्री देखा जाता है उनका तो देखने कि वो लोग 20-25 साल से टोबैको अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा एक नया सब्जेक्ट उभर के आ रहा है एडोलसेंट हेल्थ के रूप में, एडोलसेंट हेल्थ के बीच में, क्योंकि आजकल ढेर सारे लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है हर लेवल पर, या उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने पेरेंट्स से हो जाता है, जिसके कारण से वो फुलफ़िल नहीं होने के कारण से उनमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ या मेंटल इलनेसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, देन है रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, ठीक है। तो ये जो हेल्थ क्लिनिक्स बनाया जाएगा, एडोलसेंट हेल्थ फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, उसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन, ब्राइट एंड कूल, कलरफुल, ठीक है। बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना है वहाँ पर, बहुत ही सुंदर भी रहे ताकि जो एडोलसेंट्स लोगों को अट्रैक्ट भी कर सके, ठीक है। कलरफुल रखना है। अगर हम लोग एकदम जैसे हमारा सरकारी बिल्डिंग पीला कलर और मरून कलर में पेंट हुआ रहता है, अगर हम लोग उसको देखेंगे तो लोग बच्चे लोग को ऐसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग उसको बहुत ही मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन करके उसका आर्किटेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए, तो वहाँ पर आने के लिए डेफिनेटली यूथ लोग अट्रैक्ट होंगे। सेकेंड चीज़ है, कैन बी ईजिली असेस्ड बाय द एडोलसेंट्स, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आसानी से वहाँ तक आ सके, ताकि वो ईजिली आ सके वर्किंग आवर्स में भी। अवेयरनेस अबाउट द क्लिनिक एंड रेंज ऑफ सर्विसेज इट प्रोवाइड्स, ठीक है। वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पर हम उनको जो देना चाहते हैं, IEC है या प्रॉपर सिनेज है, ये सब चीज़ के लिए वहाँ पर क्या हो सके, प्रॉपर स्पेस हो, सर्विसेज हो, ताकि उनको दिया जा सके। देन नॉन जजमेंटल एंड कॉम्पिटेंट हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। वहाँ पर हमको क्या करना है, काउंसलिंग सर्विसेज पे फोकस रखनी है, नॉट जजमेंटल, ठीक है। हम लोग वहाँ पर बच्चे को अगर हम जज करने लगेंगे कि नहीं तुम जो कर रहे हो ये गलत है, जो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं वो सही है, तो ऐसे में क्या होगा, उन लोग हमारे जो AFHC क्लिनिक से हटते जाएंगे, ठीक है, दूर हटते जाएंगे। अगर उनको लगेगा कि ये लोग हमारी बात पे ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, ये लोग हमेशा मेरी गलती निकालते हैं, तो लोग दूर हटते जाएंगे। देन है कॉम्पिटेंट हेल्थ प्रोवाइडर्स, ठीक है। और जो वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ये एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। अगर वहाँ पर किसी ANM को बैठा देंगे उनकी काउंसलिंग करने के लिए, तो वो काउंसलिंग नहीं कर पाएगी, ठीक है। एक नर्स है, बहुत अच्छे तरीके से उनका काउंसलिंग कर सकती है। अगर कुछ अलग मैटर आपको लगता है तो आप साइकोलॉजिस्ट को बुला सकते हो, या साइकेट्रिस्ट को बुला सकते हो, या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं उनको बुला सकते हो, ठीक है। तो जो भी पर्सन काउंसलिंग देगा उनको, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। देन मेंटेन्स प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। जो भी बच्चा अगर आपसे कुछ डील करता है, ठीक है, ख़ासतौर पर इस एज में वो लोग अपनी प्यूबर्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डील करना चाहते हैं। कभी कभी उनके मन में शक होता है कि उनका जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, या उसमें कुछ कई प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ हैं, तो ऐसे उनके मन में ढेर सारे डाउट होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन लेके वो आप तक आ रहे हैं, तो आपको उनको राइट एडवाइस देना है और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, कम्युनिटी मेंबर्स आर अवेयर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द सेम। कम्युनिटी मेंबर को आपको अवेयर करके रखना है, बता के रखना है कि आपने ये ग्रुप क्यों बनाया है। नहीं तो हमारा जो इंडिया का सोशल सिस्टम है, ठीक है, अगर कहीं पर एक जगह पे लड़का लड़की अगर मिलते हैं कोई एक कम्युनिटी में, तो वो लोग उन लोग सस्पेक्ट तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो हमको उनको कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है पहले, कि हम ये किस पर्पस के आधार पर ये ग्रुप बना रहे हैं या ये क्लिनिक चला रहे हैं, ठीक है। देन ए रेफरल फ्रॉम दी
पेरिफेरल कम्युनिटी एंड फर्दर रेफरल लिंकेजेस विथ द हायर फैसिलिटीज़ एंड स्पेशलिटी क्लिनिक्स। ठीक है, तो हमको क्या है, रेफरल सर्विसेज भी उनको वहाँ पर प्रोवाइड करानी है, ख़ास तौर पर जो अपना पेरिफेरल यूनिट है वहाँ से लेके आगे तक। तो एक लिंक बनाना ज़रूरी है हमारे हायर और स्पेशल क्लिनिक्स के बीच में। ठीक है, तो ये था रिक्वायरमेंट था एक AFHC। ठीक है, क्लिनिक के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। द नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ AFHC। ठीक है, AFHC एक CHO जो होगी वो अपने जितने भी एरिया होंगे उसको कवर करने के लिए बना के रखेगी CHO। तो AFHC क्लिनिक में जितने भी यूथ हैं उन लोग कुछ खास पर्टिकुलर डे में आ पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। पहला है इक्विटेबल, ठीक है, दूसरा है असेसिबल, नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट, नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो ये जो इक्विटेबल, एसेसिबल, एक्सेप्टेबल, एप्रोप्रिएट, इफेक्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ये सबको डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये टर्म आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा AFHC। देन रोल ऑफ काउंसलर इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ AFHCs। ठीक है, जब आप एक CHO वो क्लिनिक को रन करती है तो उसको कौन सा रोल प्ले करना पड़ सकता है वहाँ पर। दे इन्फॉर्म, एजुकेट एंड काउंसिल क्लाइंट्स ऑन एडोलसेंट हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, क्या करना है उनको, इन्फॉर्म, जो भी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हैं उसके बारे में उनको इन्फॉर्म करना है, नोटिस जैसे नहीं बल्कि उनका नॉलेज अपग्रेड करके। देन एजुकेट एंड काउंसिल क्लाइंट्स। ठीक है, उनको एजुकेट भी करना है, देन उनको काउंसलिंग सर्विसेज भी देना है, खास तौर पर ऑन एडोलसेंट हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, एडोलसेंट हेल्थ इश्यूज़ कई प्रकार के आते हैं, तो उन सभी चीज़ों को इन्फॉर्म भी करना है, एजुकेट भी करना है और उनको काउंसलिंग सर्विसेज भी देनी है। देन रिफ़र क्लाइंट्स टू हेल्थ फैसिलिटीज़ और अदर सर्विसेज डिलीवरी पॉइंट्स सच एज इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर्स, ICTCs। ठीक है, हमको रिफरल भी देना है उनको, ख़ास तौर पे जो हमारे ऊपर के हेल्थ सेंटर्स हैं। ठीक है, वहाँ पर ख़ास तौर पे जो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर्स हैं। ठीक है, वहाँ तक। देन एडिक्शन सेंटर्स एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लिनिक एट्सेट्रा। मान लो कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा, आप एडोलसेंट कोई एक ऐसा फाइंड आउट आप करते हो कि आपको लगता है कि हाँ इसको काउंसलिंग सर्विसेज जो है थोड़ी ऊपर लेवल की देनी पड़ेगी, तो ऐसे समय पे हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम उनकी मदद लेंगे और उनको ICTC तक जोड़ने का काम करेंगे ताकि उनका एक्चुअल कॉज पता कर सके कि इनका मेंटल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। फिर दूसरा, कई सारे बच्चे एडिक्शन वाले होते हैं। ठीक है, तो उनको एडिक्शन सेंटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट के साइड से जितने भी मेंटल हेल्थ यूनिट चलाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ पर एडिक्शन सेंटर्स भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टेट लेवल पर अलग से होते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट की साइड से बिलासपुर के सिंदरी में चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ढेर सारे एडोलसेंट्स कैनबिस यूज़ करते हैं या अल्कोहलिक हो गए हैं या कई प्रकार के सब्सटेंस अब्यूज़ हो गए हैं, तो यहाँ पर उनको ले जाके एडिक्शन सेंटर में उनको ले जाके एडमिट करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लिनिक्स। गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट को पता है कि ढेर सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसको अगर युवा अवस्था में ही, है ना, एडोलसेंट एज में ही अगर लोगों को एजुकेट किया जाए तो डेफिनेटली है कि वो लोग जब एक 45-50 ईयर के एज में आएंगे तो वो प्रैक्टिस को लोग कंटिन्यू फॉलो रखेंगे, जिसके कारण से सीधा सीधा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कि हार्ट डिजीज़, कैंसर, इसका नंबर डायरेक्टली कम होगा। ठीक है, तो हम लोगों को उस क्लिनिक तक भी जोड़ के रखना है। मान लो कोई टोबैको यूज़ कर रहा है तो हम लोग उनको उस क्लिनिक में रिफ़र करना है कि आप टोबैको के साइड इफ़ेक्ट जाके देखिए क्या क्या होते हैं। किसी का ओवरवेट है, हम उसको गाइड करेंगे कि नहीं आपको वेट को कम करना है, नहीं तो आपको आगे के एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, और मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लिनिक में अंतर आएंगे। देन है आउटरीच सर्विसेज आर कैरीड आउट एट स्कूल, कॉलेजेस, यूथ क्लब एंड इन कम्युनिटी एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक टू सेंसिटाइज द एडोलसेंट्स
केयर गिवर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन वेरियस एडोलसेंट हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। आउटरीच सर्विसेज अपने को पहुंचाना है, कहाँ तक हम लोग अपने क्लिनिक के अलावा कहाँ तक हम जाएंगे आगे, स्कूल में भी जाके हम लोग उनको एजुकेट करेंगे, कॉलेजेस में भी जाके, यूथ क्लब्स में भी जाके करेंगे ट्वाइस अ वीक, ठीक है, ताकि जो एडोलसेंट के सेंसिटाइज इश्यूज़ हैं उनको उनके बीच रख सकें, अवेयरनेस फैला सकें, उनका व्यू सुन सकें, उनके बारे में हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा IEC के ज़रिए समझा सकें। देन पीयर एजुकेशन प्रोग्राम, peer education program, the adolescent in the community will be covered through peer education PE program, ठीक है। peer मतलब एक ग्रुप बनाएंगे और उसके जरिए उनको एजुकेशन प्रोग्राम देंगे, ठीक है। द सिलेक्शन peer educator called साथिया, अपन पहले ही अपन देखे थे ऑब्जेक्टिव में साथिया, है ना। तो एक इनका लीडर रहेगा जिसको कि अपन क्या नाम से जानते हैं, साथिया। विल एंश्योर द एडोलसेंट बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर एंड सस्टेन्ड peer education covering all 6 themes of RKSK, ठीक है। और ये जो साथिया होगा इसकी जिम्मेदारी होगी कि ये अपने ग्रुप का लीडर रहेगा, ठीक है। ये कोई एडोलसेंट बच्चा नहीं रहेगा, है ना, कोई एडोलसेंट पर्सन नहीं रहेगा, बल्कि ये कोई एक ऐसा पर्सन रह सकता है सोसाइटी कम्युनिटी से जो कि इनका लीडर एज अ साथिया परफॉर्म कर सके, ठीक है। और RKSK के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल कर सके। इट इज़ envisage that the approach would further facilitate coverage of out of school adolescents, ठीक है। और हम इसमें ये भी चाहेंगे कि हम स्कूल में अगर कवर करते तो सिर्फ स्कूल के बच्चे कवर हो पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग आउट ऑफ स्कूल कवरेज करें, मतलब ऐसे बच्चों को भी इसमें ग्रुप में जोड़ के रखें जो कि स्कूल में नहीं है, तो भी बेनिफिट हो सकता है। देन अंडर द PE प्रोग्राम 2 peer educator, 1 boy and 1 girl shall be selected per village 1000 population आशा हैबिटेशन टू रीच आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट्स, ठीक है। हर एक PE ग्रुप में 1-2 एजुकेटर्स रहेंगे, एक गर्ल और एक बॉय, ठीक है, जो कि एक 1000 पॉपुलेशन को कवर करता हो या एक आशा वर्कर के एरिया को कवर करता हो, ठीक है। देन हु कैन बी अ साथिया, ठीक है। ये साथिया कौन हो सकता है, इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19 ईयर्स, ठीक है। एक साथिया वो हो सकता है, पहला तो चीज़ है कि अगर हम चाहेंगे कि एक इनसे बड़ा एज का कोई हमको मिल जाए जो इस ग्रुप को लीड कर सके, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एज का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका लीडर बनने की कैपेबिलिटीज़ हो सके। अगर ऐसा हमारे को साथिया ग्रुप के लिए कोई लीडर नहीं मिलता है, कोई मान लो 20-25 साल का लड़का हमको नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19 उन्हीं के एज ग्रुप में से एक लीडर बना देंगे विथ सिमिलर सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज ऑफ द कम्युनिटी द साथिया विल वर्क इन, ठीक है। और वो जो होना चाहिए साथिया, वो क्या होना चाहिए, उसी के डेमोग्राफिक एरिया का होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक बहुत ही रिच पर्सन को उनका साथ ग्रुप बना दिए हैं और वहाँ पे लोग सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हों, ठीक है। देन हु कैन वॉलेंट्री टाइम, ठीक है, जिसके पास वॉलेंट्री टाइम हो, ठीक है, उस ग्रुप के लीडर बनने के लिए, हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल, हैज़ लीडरशिप क्वालिटीज़, इज़ मोटिवेटेड, ठीक है। तो ये अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में फुलफिल होंगे तो वो साथिया बन सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और ये रोल ऑफ साथिया जो है आप लोग देख लेंगे, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम में बहुत ही कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, साथिया का रोल आप लोग देख लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मैं थोड़ा सा आपको डील कर देता हूँ क्योंकि टॉपिक कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा था रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं इसको जल्दी स्टॉप करना चाह रहा था। जो MHS स्कीम है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, ये भी एडोलसेंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, मतलब ये एडोलसेंट गर्ल्स के लिए बनाया गया है, जिनको कि एडोलसेंट गर्ल्स को खासतौर पर जो रिमोट एरियाज़ में होती हैं उनको अच्छा नॉलेज नहीं होता है अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, और आमतौर पे उन लोग सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करके क्या यूज़ करते हैं, कॉटन के कपड़े यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनमें वजाइनल इन्फेक्शन या कभी कभी सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनता है, ठीक है। तो ऐसे जो बच्चियां हैं उनको क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट पे सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाता है, जो कि एक सब्सिडाइज कॉस्ट में मिलता है। आशा विल बी प्रोवाइडेड दिस नैपकिन टू एडोलसेंट गर्ल इन स्कूल
एंड विद इन कम्युनिटीज़ एट अ सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ ₹6 फॉर अ पैक ऑफ 6 नैपकिन। ठीक है, मतलब कि ₹1 का एक नैपकिन हुआ, एक पैकेट में 6 नैपकिन होते हैं जो कि ₹6 के होते हैं। ठीक है, एंड आर एंटाइटल्ड टू गेट ₹1 फॉर एवरी पैक सोल्ड एंड 1 फ्री पैक ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स पर मंथ फॉर देमसेल्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्कीम चलाया गया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, ताकि सारी बच्चियां जो हैं वो सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर सकें और कई सारी बीमारियों से बच सकें। ठीक है, तो अपन जल्दी से अपना एक बार टॉपिक को देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या अपन ने देखा। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक था एडोलसेंट्स हेल्थ प्रोग्राम्स। ये इसके अंतर्गत आ रहा है न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, RMNCH, RCH और एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। तो पहला चीज़ था एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें कि अपन लोग देखें कि कितने सारे बच्चे होते हैं, एडोलसेंट्स हैं हमारे, और RKS के प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा। ठीक है, फिर हम लोगों ने साथिया AFHC क्या होता है, AFHC एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, इसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा साथिया के बारे में। ठीक है, जो कि एक ग्रुप लीडर होता है। फिर उसके बाद में देखा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।